ठीक है बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले हमारा बेसिक सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह का अर्थ। आदिवासी विद्रोह का अर्थ, ठीक है। दूसरा सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह का प्रकार। प्रकार। तीसरा सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह के कारण। चौथा सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह के स्वरूप। पांचवा सवाल होगा, प्रमुख आदिवासी ठीक है विद्रोह। छठा सवाल होगा, 19वीं प्लस 20वीं सदी में होने वाले आदिवासी विद्रोहों में अंतर। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल होगा, अगला सवाल होगा ब्रिटिश सरकार की आदिवासियों के संदर्भ में नीति। ब्रिटिश सरकार की आदिवासियों के संदर्भ में नीति। इसके बाद फिर अगला सवाल हम करेंगे, आदिवासी आंदोलन के संदर्भ में इतिहास लेखन। आदिवासी आंदोलन के संदर्भ में इतिहास लेखन। ठीक है, इतने सवालों पर हम चर्चा करेंगे। यानी आप देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। 7 बिंदु हमारे सामने हैं। देखिए, इससे फायदा क्या होगा कि विषय का समझ आपका बढ़ेगा, क्योंकि हमने इस पूरे टॉपिक को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। 8 है क्या? 8 दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो केवल 7 दिखाई दे रहा है, आप लोग को 8 दिखाई दे रहा है क्या? हो सकता है भाई आपका मैथ अच्छा होगा, 8 ही होगा, कोई बात नहीं, हम गिन लेंगे। चलिए, बता दीजिएगा, कहीं छूटेगा बता दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम पहला जो पॉइंट है उसको हम डील करते हैं। हाँ, पॉलिसी, राइट, सही आपने कहा, ठीक है। तो पहला हम जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप लिख लिए होंगे, देखिए,
देखिए बच्चों, जो पहला मेरा बिंदु है वह बिंदु है कि आदिवासी विद्रोह का अर्थ, ये मेरा पहला बिंदु है। लेकिन सबसे पहले आदिवासी विद्रोह का अर्थ, इसको बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग जान लें कि हु इज ट्राइबल, आदिवासी है कौन, इसको हम लोग जान लें। हम ये जान लें कि हु इज ट्राइबल, आदिवासी है कौन, वो कहां रहता है, वो क्या खाता है, उसकी जाति क्या है, उसकी प्रजाति क्या है, उसका रहन सहन क्या है, इसको हम जान लें बिफोर नोइंग कि व्हाट इज ट्राइबल रिवोल्ट। मेरा पहला सवाल है, बच्चों ध्यान से सुनो, बिल्कुल हम आराम से और सिंपली जो है चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा। माई पॉइंट इज व्हाट, माई पॉइंट इज व्हाट इज ट्राइबल रिवोल्ट। बट बिफोर दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू नो हु इज ट्राइबल। यानी ट्राइबल रिवोल्ट को जानने से पहले हम ये जान लें कि ट्राइबल है कौन, इसके बाद रिवोल्ट की बात आएगी। ठीक है, प्रियंका सोचो कि मान लो कि हमने कहा कि प्रियंका के द्वारा विद्रोह किया गया, या प्रियंका के द्वारा टॉप किया गया, या प्रियंका के द्वारा चंडीगढ़ के क्षेत्र में यह काम किया गया। चंडीगढ़ के क्षेत्र में वहां के किसानों के लिए प्रियंका ने यह काम किया, पेपर में आ गया। तो भैया पहले यह जानना होगा ना कि प्रियंका कौन है। प्रियंका क्या कोई स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी है, या प्रियंका जो है कोई वहां का जिला अधिकारी है, क्या है, इसको जानना जरूरी है। यही मेरा सवाल यहां भी है। अब देखिए, आराम से मैं बोलता हूं, लिखता हूं, आप भी लिखिएगा। देखिए, अंग्रेजों ने आदिवासियों को ट्राइबल शब्द, अंग्रेजों ने आदिवासियों को ट्राइबल कहा। क्या कहा? ट्राइबल कहा। अंग्रेजों ने आदिवासियों को ट्राइबल कहा। ठीक है, और सबसे पहले 1931 की जनगणना में, ठीक है, सबसे पहले 1931 की जनगणना में अंग्रेजों ने घने जंगलों में रहने वाले लोगों, घने जंगलों में, पहाड़ों के पास रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा। ध्यान रखना, क्या कहा? आदिवासी कहा। आदिवासी, ध्यान रखना, सबसे पहले कब? 1931 की जनगणना में। एक बार रिपीट करता हूं, सर्वप्रथम 1931 की जनगणना में घने जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, समाज के मुख्य धारा से पृथक, समाज के मुख्य धारा से पृथक, एक अलग तरह के रहन सहन के साथ रहने वाले लोगों को अंग्रेजों ने व्हाट? आदिवासी कहा।
आदिवासी कहा। ये पूरा मैंने परिभाषा दिया है। क्या कहा? आदिवासी कहा। और जिसके लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, ट्राइबल। जिसके लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया ट्राइबल, हिंदी का प्रयोग किया आदिवासी। ध्यान दीजिए। नंबर 2 पॉइंट, कुछ लोगों ने आदिवासी को जनजाति कहा। कुछ लोगों ने आदिवासी को जनजाति कहा। कुछ लोगों ने आदिवासी को आदिम समाज कहा। कुछ लोगों ने आदिम समाज कहा, जनजाति को आदिम समाज कहा। और कुछ लोगों ने जनजाति को अनादिवासी कहा। अनादिवासी कहा। अनादिवासी। यानी हमारे पास कई शब्द आ गए। ध्यान से, कुछ इतिहासकारों ने, विद्वानों ने आदिवासी को, जंगलों में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा। कुछ ने जनजाति कहा, कुछ ने आदिम समाज कहा, और कुछ ने अनादिवासी कहा। किनको? गहरे जंगलों में, घने जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, है ना, पठारी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, जिनके पास एक विलक्षण प्रतिभा, जिनके पास एक अलग तरह के रहन सहन, एक अलग तरह के भाषा, रस्म रिवाज, लिपि इत्यादि थे, और समाज के मुख्य धारा से कटे हुए थे, छटे हुए थे, पृथक थे, उनको कहा गया कि दे आर ट्राइबल, दे आर आदिवासी, दे आर जनजाति, दे आर आदिम समाज, दे आर अनादिवासी। ये सब कहा गया। ठीक। अगला पॉइंट नोट कीजिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, लिखिए। अगला पॉइंट है, लिखिए। दूसरा पॉइंट, भौगोलिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर भारत में आदिवासियों की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति भौगोलिक स्तर पर भारत में आदिवासियों की स्थिति, लिखिए, भारत में आदिवासियों की स्थिति। एक मैप बना लीजिए। लिखिए, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर भारत में आदिवासियों की जनसंख्या, सामान्य तौर पर भारत में आदिवासियों की संख्या भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर आदिवासियों की संख्या भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इत्यादि। लेकिन
इनका सबसे सघन आबादी, लेकिन इनका सबसे सघन आबादी, इनका सबसे सघन आबादी भारत के, बोर्ड देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पड़ता है। इनका सबसे सघन आबादी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जैसे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम इत्यादि इत्यादि। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी में दूसरा, इसमें पहला हो गया इनका वितरण हो गया, दूसरा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत में सबसे अधिक गोंड जाति के, सबसे अधिक गोंड जनजाति हैं, सबसे अधिक गोंड जनजाति हैं, सबसे अधिक गोंड जनजाति है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और सेकंड में और द्वितीय स्थान पर भील जनजाति है। द्वितीय स्थान पर भील जनजाति है, भील जनजाति है, भील जनजाति है, जो राजस्थान और गुजरात, जो राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बसे हैं, अगला पॉइंट लिखिए, अगला न्यू पॉइंट, लिखिए, नृजातीय स्तर पर भारत में आदिवासियों की स्थिति, नृजातीय स्तर पर भारत में आदिवासियों की स्थिति, नृजातीय स्तर पर भारत में आदिवासियों की स्थिति लिखिए। नृजातीय स्तर पर भारत में आदिवासियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। रेशियल कंपोजिशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया,
नृजातीय स्तर पर भारत में आदिवासियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, हिंदी में ऐसे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। और दूसरा मंगोलॉइड, 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 प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड। ध्यान देना, अगला पॉइंट नोट करना। अगला, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर भारत में जनजातियों का विभाजन, भाषाई आधार पर भारत में जनजातियों का विभाजन, भाषाई आधार पर भारत में जनजातियों का वर्गीकरण, अच्छा शब्द है, होगा, का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। हो गया। यहां पर एक डायग्राम बनाइए, ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल हो गया। ये हो गया ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रिक। ये हो गया द्रविड़, ये द्रविड़ हो गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिक हो गया, द्रविड़ हो गया, और तीसरा है तिब्बती चीनी, और तीसरा है तिब्बती चीनी, तिब्बती चीनी। इसमें आ गया संथाल और मुंडा, इसमें आ गया उरांव और टोडा, और इसमें आ गया भूटिया, भूटिया। एग्जाम्पल है, ये क्या है? भाषाई आधार पर जनजातियों का वितरण, जनजातियों का वितरण हो गया। ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक संथाल जो बोलते हैं, जो मुंडा बोलते हैं, द्रविड़ जो उरांव बोलते हैं, टोडा बोलते हैं, तिब्बती और चाइनी यानी चीनी, ये भूटिया जो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आपने कई चीजों को देखा। ट्राइबल कौन है, भारत में उनका प्रजातीय, प्रजातीय यानी रेशियल उनका वर्गीकरण क्या है, और फिर लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत में जनजातीय समाज का वर्गीकरण क्या हो सकता है। यानी कि अब हम जान गए कि आदिवासी कौन है। ठीक है, एक बार मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, सुन लीजिए। आदिवासियों से तात्पर्य, आदिवासियों से तात्पर्य
एक ऐसे समूह से होता है, एक ऐसे लोगों के समूह से होता है। आप लिख लीजिए इसे, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आदिवासी का अर्थ, आदिवासी का सामान्य अर्थ लिखिए। भारत में आदिवासियों से अर्थ, भारत में आदिवासी समुदाय से अर्थ एक ऐसे लोगों के समूह से है, एक ऐसे लोगों के समूह से है जो घने जंगलों में, जो घने जंगलों में कौमा देकर के पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में, दोनों में कौमा रहेगा, पर्वतीय फिर कौमा पठारी क्षेत्रों में समाज के मुख्य धारा से, समाज के मुख्य धारा से पृथक होकर, समाज के मुख्य धारा से पृथक होकर अपनी अपनी एक विशेष संस्कृति के साथ, अपनी एक विशेष संस्कृति के साथ सदियों से निवास करते आ रहे हैं, सदियों से निवास करते आ रहे हैं, निवास करते आ रहे हैं, सदियों से निवास करते आ रहे हैं, फुल स्टॉप। आदिवासी समुदाय का जीवन का आधार, आदिवासी समुदाय के जीवन का आधार जंगल, जंगल, पानी, जंगल पानी ही जो प्रकृति का उपहार होता है, जो प्रकृति का उपहार होता है, लिखिए है, फुल स्टॉप। जो प्रकृति का उपहार होता है, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये मेरा पहला पॉइंट है कि जनजाति का अर्थ क्या है, कौन आदिवासी कहलाता है। ये हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि जनजाति विद्रोह का अर्थ, तो इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे आप समझ लीजिए। हां, बस इसे आप समझ लीजिए। जनजाति विद्रोह का अर्थ है, बिल्कुल साफ है, इसको आप भी कर सकते हो। जनजाति विद्रोह का अर्थ होता है कि जनजातीय समुदाय के द्वारा उनके ऊपर होने वाले अत्याचार या अतिक्रमण, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार अथवा अतिक्रमण के विरुद्ध विद्रोह करना, के विरुद्ध विद्रोह करना, इसको ही कहते हैं हम जनजातीय विद्रोह। अब उस विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, अब हम बाद में बताएंगे। हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह से बोर्ड पर हमने पॉइंट को डिस्प्ले किया था, उस तरह से हम लोग उस ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालिए, भारत में जनजातीय विद्रोह का वर्गीकरण। अगला शायद हेडिंग यही था ना, आप बताइएगा।
अगला हेडिंग डालिए, भारत में होने वाले जन विद्रोह का स्वरूप। भारत में होने वाले जन विद्रोह का स्वरूप। ध्यान दीजिए, इतिहासकारों ने क्या किया है कि भारत में जनजातीय समाज के अंदर जो विद्रोह हुए उनके स्वरूप का अध्ययन करके निर्धारण किया है कि किस विद्रोह को किस कैटेगरी में रखना है। जैसे इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जो जन विद्रोह हुए उनको हम निम्न कैटेगरी में रख सकते हैं, निम्न जो है वर्गों में रख सकते हैं। उसमें पहला वर्ग है, आप लिखिएगा, प्रतिक्रियावादी आंदोलन। प्रतिक्रियावादी आंदोलन, आंदोलन इसको हम कहते हैं पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी कहते हैं। इसको या तो कहिए प्रतिक्रियावादी आंदोलन या आप कह सकते हैं पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थानवादी आंदोलन कह सकते हैं। यह पहला हो गया। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं रूढ़िवादी आंदोलन। रूढ़िवादी आंदोलन, आंदोलन या इसे हम कहते हैं स्थिरवादी आंदोलन। स्थिरवादी आंदोलन दोनों कहते हैं। जो तीसरा कैटेगरी होता है उसको हम कहते हैं संशोधनवादी, संशोधनवादी आंदोलन। संशोधनवादी आंदोलन कहते हैं। और जो चौथा कैटेगरी है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी भारत के विद्वानों ने, बच्चों ध्यान से सुनो, बस 1 मिनट की बात है। भारत के विद्वानों ने जब जनजातीय समाज का अध्ययन करना शुरू किया, जब जनजातीय समाज का अध्ययन करना शुरू किया, जनजातीय समाज का अध्ययन करना शुरू किया, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सारे आंदोलन 1, 2, 3, 4 ये सारे आंदोलन एक ही तरह के नहीं है। इन सारे आंदोलन को हम एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। उसमें से कुछ ऐसा लगता है कि प्रतिक्रियावादी हैं, कुछ लगता है कि नहीं ये तो रूढ़िवादी है, कुछ लगता है कि नहीं ये तो संशोधनवादी लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो क्रांतिकारी लग रहा है। ये 4 कैटेगरी है बच्चों, ध्यान रखना। और एक कैटेगरी और भी है, इससे अलग है, इससे अलग कैटेगरी है। कुछ विद्वानों ने कहा कि भारत में जो जन विद्रोह हुए उसको हम राष्ट्रवादी चेतना के आधार पर, कैसे? राष्ट्रवादी चेतना के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। उसे हम
राष्ट्रवादी चेतना के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? उसमें एक भाग जो होगा, ऊपर लिखते हैं हम, राष्ट्रवादी चेतना के आधार पर, राष्ट्रवादी चेतना के आधार पर जन विद्रोहों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला, जिसको कहते हैं प्रोटो नेशनलिस्ट, प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट, प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका हिंदी होता है प्राक, बीच में डैश, राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका एग्जाम्पल है 19वीं सदी में होने वाले सभी जनजाति और किसान आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रवादी चेतना के आधार पर जन विद्रोहों को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया प्रोटो, इसको सुधार लेना बच्चों, हम आधा लिखे हैं, PROTO, प्रोटो, इसको सुधार लेना। प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट, यह है प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट, प्राक राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका उदाहरण है 19वीं सेंचुरी में होने वाले, भारत जो लेना, भारत में होने वाले सभी जनजाति और किसान आंदोलन, वो क्या थे? प्रोटो नेशनलिस्ट, प्राक राष्ट्रवादी। ये पहला कैटेगरी है इनके अनुसार। और दूसरा कैटेगरी है बच्चों, यहां लिखते हैं, दूसरा कैटेगरी है राष्ट्रीय आंदोलन प्लस 20वीं सदी में होने वाले किसान प्लस कुछ जनजाति आंदोलन, इसका दूसरा कैटेगरी है राष्ट्रीय आंदोलन तथा 20वीं सदी में होने वाले किसान तथा कुछ जरूर जोड़ना बच्चों, ध्यान रखना, यहां सम यानी कुछ शब्द का प्रयोग करना है। केवल जनजाति लिखोगे गलत हो जाएगा, उसके पहले कुछ आना चाहिए, सम ट्राइबल रिवोल्ट आना चाहिए, कुछ जनजाति आंदोलन। इसका मैं एग्जांपल दूंगा अभी मैं दे देता हूं आपको एग्जांपल, नोट कर लीजिए। यहां इसमें आप देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसमें देखेंगे इस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में कोल विद्रोह, संथाल, मुंडा,
हो विद्रोह, ये सारे विद्रोह आ जाएंगे। ये है आदिवासी, ये आदिवासी हो गया। और किसानों में लेंगे नील विद्रोह, पबना विद्रोह, पबना विद्रोह और दक्कन विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, ये तीनों जो है किसान में आ जाएंगे। ये किसानों का विद्रोह है, नील हो गया, पबना हो गया और दक्कन हो गया। और ये आदिवासियों का है, कोल, संथाल, मुंडा, हो, ये सब पहला कैटेगरी हो गया, यानी कि प्रोटो नेशनलिस्ट। अब आइए इसमें लेते हैं 20वीं सदी में, 20वीं सदी में लेते हैं। यहां देखेंगे आप तो पहले किसान विद्रोह देखिए 20वीं सदी में, 20वीं सदी में किसान विद्रोह में चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा बारदोली, चौथा मोपला इत्यादि। ये सब क्या है? राष्ट्रवादी है, नेशनलिस्ट है, नहीं प्रोटो नेशनलिस्ट नहीं है। दीज आर नेशनलिस्ट, नॉट प्रोटो नेशनलिस्ट, ध्यान रखना। आदिवासी, आदिवासी में एक है ताना भगत, ताना भगत, ताना भगत आंदोलन बिहार में है, और एक मणिपुर में, मणिपुर में नागाओं का विद्रोह, नागाओं का विद्रोह, मणिपुर में नागाओं का विद्रोह, मणिपुर में नागाओं का विद्रोह। ये दोनों जो है राष्ट्रवादी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इतना हो गया तो आइए हम समझाते हैं कि जो 4 कैटेगरी हमने बताया था आपको, एक था उसमें से प्रतिक्रियावादी, दूसरा था रूढ़िवादी, तीसरा था संशोधनवादी और चौथा था क्रांतिकारी। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम एक परिभाषा बताते हैं आपको। हाँ बताते हैं, ऋतु बताते हैं, चारों को बताते हैं। ध्यान से आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, हम बिल्कुल धीरे बोलेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहला है प्रतिक्रियावादी। पहला है प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी का अर्थ है बीते दिनों, बीते दिनों की बीते दिनों की सुनहरा व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास, का प्रयास। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक द ग्लोरियस
phase of past days days, ये पहला है। दिस इज नॉन एज प्रतिक्रियावादी। दूसरा रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब यथास्थिति को, स्थिति को बनाए रखने का प्रयास, बनाए रखने का प्रयास, बनाए रखने का प्रयास मीन्स एंटी चेंज, एंटी चेंज और टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन, इसको कहते हैं रूढ़िवादी। तीसरा है संशोधनवादी। संशोधनवादी, तीसरा है संशोधनवादी। समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में कुछ प्रगतिशील विचारों का समावेश करना। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, यह संशोधनवादी था। लास्ट है क्रांतिकारी। विद्यमान व्यवस्था में, विद्यमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। ठीक है। radical change in the existing system, existing system। ठीक है। ये चार जो है, आप देखोगे कि भारत में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए, भारत में जितने भी जनजाति आंदोलन हुए, उन सब पर यदि प्रकाश डाला जाए तो सभी को हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं, केवल चार कैटेगरी। इसके अनुसार राष्ट्रीय चेतना के आधार पर 2 कैटेगरी और इसके अनुसार 4 कैटेगरी। अब नीचे लिखिए आप इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप देखेंगे निष्कर्ष में देखेंगे आप कि
भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुए उनमें उनको केवल 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ प्रतिक्रियावादी थे और कुछ संशोधनवादी भी थे। लेकिन कोई भी जनजातीय आंदोलन क्रांतिकारी नहीं थे। नोट करिए, मैं बोलता हूं, लिखिए लिखिए निष्कर्ष में पैरा बदल करके, भारत में होने वाले जनजातीय आंदोलनों के स्वरूप को देखते हुए भारत में होने वाले जनजातीय आंदोलनों के स्वरूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन विद्रोहों में से, इन आंदोलनों में से किसी भी आंदोलन का स्वरूप क्रांतिकारी नहीं था। किसी भी आंदोलन का स्वरूप क्रांतिकारी नहीं था, क्रांतिकारी नहीं था, क्योंकि बिना आधुनिक शिक्षा, संचार तथा आर्थिक विकास के क्रांति की परिकल्पना करना अनुचित होगा। क्रांति की परिकल्पना करना अनुचित होगा। क्रांति की परिकल्पना करना अनुचित होगा। ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा कि आदिवासी कौन है। दूसरा ये कि भारत में जो आदिवासी आंदोलन हुए उसको विद्वानों ने किस तरह से देखा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या था, जरा बताएंगे आप। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, ताकि हम लोग एक ऑर्डर में रहें। कारण था। ठीक है। तो बच्चों, जहां तक कारण की बात है तो मुझे लगता है कि कारण देखा जाए तो एक आपको हाईलाइट देते हैं और उसके बारे में डिटेल्स हम कल बताएंगे। बस एक हाईलाइट देते हैं। देखिए, एक सामान्य सी बात है कि जब अंग्रेजों ने भारत विजय शुरू किया, बंगाल को जीत लिया, अवध को जीत लिया, इसके बाद तमिलनाडु को जीत लिया, आंध्रा को जीत लिया, उड़ीसा तो पहले चला गया, बंबई को जीत लिया, कर्नाटक को जीत लिया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इन सारे क्षेत्रों को जीत लिया। तो अब उनका ध्यान फ्रॉम प्लेन
फ्रॉम प्लेन्स टू फॉरेस्ट की ओर जाने लगा। जब अंग्रेजों ने प्लेन्स को जीत लिया, यानी मैदानी क्षेत्रों को जीत लिया, देखिए मैंने क्या कहा, अंग्रेजों ने जब मैदानी क्षेत्रों को जीत लिया, नाउ दे फोकस्ड फ्रॉम प्लेन्स टू फॉरेस्ट। अब उनका ध्यान मैदानों से हट करके जंगलों की ओर जाना शुरू हुआ। मीन्स दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट। अब जंगलों में एंटर करने लगे, और जब एंटर करने लगे तो उनके ट्रक में, उनके ट्रॉली में शोषण के सारे यंत्र बैठे हुए थे। जमींदार भी था, ठेकेदार भी था, साहूकार भी था, पुलिस भी थी, न्यायालय भी था, और पीछे से ईसाई मिशनरी भी थे। रिजल्ट क्या हुआ? शोषण। रिजल्ट रिवोल्ट। बट इसके बारे में डिटेल्स आज नहीं, हम कल बताएंगे। तो आइए क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा सेवा आज का समाप्त हुआ और कल पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।